सीएम धामी ने युवाओं की सेना में भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना की सराहना। बोले, युवाओं को रोजगार के साथ ही देश प्रेम से जोड़ने की ये योजना, युवाओं को मिलेगा सेना में प्रवेश का मौका। चंपावत को अमृत सरोवर की सौगात। सांसद अजय टमटा ने अमृत सरोवर का किया शिलान्यास। करोड़ों की लागत से 3 महीने में भव्य रूप में बनकर होगा तैयार। वन विभाग का स्टेनोग्राफर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने 12,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। वनों की कटाई को लेकर मांगी थी आरोपी स्टेनोग्राफर ने रिश्वत। ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेज आंधी और हवा के साथ बारिश होने की जताई आशंका। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ ने किया युवक पर हमला। जंगल में लकड़ी लेने गया था श्रमिक की इलाज के दौरान हुई मौत। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए सकारात्मक पहल बताया है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस निर्णय से हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के 10 लाख नौकरियां देने के निर्णय को देश भर में युवा सकारात्मक नजर से देख रहे हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ जहां दुनिया के कई बड़े देश विभिन्न संकटों से घिरे हुए हैं, तो वहीं भारत हर चुनौती से सफलतापूर्वक पार पा रहा है और विश्व का मार्गदर्शन भी कर रहा है। पीएम के अगले 18 माह में 10 लाख नौकरियां देने के निर्णय ने युवाओं के सपनों को उड़ान देने का कार्य किया है। सेना में भर्ती होने का सपना देखने वाले उत्तराखंड के युवाओं के लिए तो यह योजना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। भूमि और देवभूमि और सैन्य भूमि के नाम से सभी पूरा हिंदुस्तान जानता है, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर है, कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। तो जिस अग्निवीर योजना को लाने से और इस योजना के प्रारंभ करने से मैं उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और मैं एक सैनिक पुत्र होने के नाते भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है, मैं स्वयं को इससे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मुख्य सेवक के रूप में मुझे इस योजना को उत्तराखंड में लागू करने का भी अवसर प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से, जहां मंत्री चंदन रामदास की फिर से एक बार तबीयत बिगड़ गई है। दिल्ली के लिए उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। मेदांता हॉस्पिटल में परिवहन मंत्री चंदन रामदास का इलाज चलेगा। मैक्स अस्पताल से मेदांता के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां मंत्री चंदन रामदास की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चलेगा। मैक्स अस्पताल से उन्हें मेदांता के लिए रेफर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है राजधानी देहरादून से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंपावत के फुंगर गांव की गौशाला में अचानक से आग लग गई। ये गौशाला गुमान सिंह की थी, जो आग की भेंट चढ़ गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गौशाला के बाहर आग लगाई गई थी, जिसकी चिंगारी भड़कने से पूरी गौशाला में आग लगी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित न होने से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ गैरसैंण पहुंचे और ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित किए जाने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर राज्य के शहीदों और जनमानस भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, तो यहाँ सत्र आयोजित होना चाहिए। और बहुत छल वाला निर्णय है। हम इस निर्णय की भर्त्सना करते हैं, हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और भराड़ीसैंण का क्या स्टेटस है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है या नहीं है तो सरकार कब भराड़ीसैंण बैठने आ रही है, इस पर जो है
मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। अब ये धोखा जो है, जो भाजपा ने 5 साल दिया है, वो नहीं चलेगी और यहीं से शुरुआत होगी। और मेरा अपने विधायक गणों से कांग्रेस के निवेदन है कि एक दिन जबरदस्त तरीके से इसको यदि विधानसभा में उठा दें तो उत्तराखंड उनका धन्यवाद है। रामनगर के तराई पश्चिमी डिवीजन से एक स्टेनोग्राफर को 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। हल्द्वानी की विजिलेंस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इससे पहले भी वन अधिकारी को निलंबित किया जा चुका है। पेड़ कटवाने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी। इस मामले में और भी अधिकारियों के शामिल होने की भी जांच की जा रही है। पेड़ों के कटान की एवज में 12,000 रुपये की रिश्वत मांगने के उसमें रंगे हाथों हल्द्वानी सेक्टर की टीम द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है 12,000 रुपये की, और उनको गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत होकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ट्रैप कार्रवाई थोड़ा सा लंबी चलती है, सभी चीज़ों को देखा जाता है, परखा जाता है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बासपुर के भगत सिंह चौक पर सेना की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की भी मांग की। ये विरोध अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष भगवंत सिंह म्यान के नेतृत्व में किया गया। कोरोना काल से 1 साल पूर्व भी सेना की भर्ती नहीं हुई है, जिसको लेकर बेरोजगार युवाओं में, जो कि सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर आक्रोश है। और उस आक्रोश का रूप आज आप देख रहे हैं। बेरोजगार जो कि सेना के भर्ती की तैयारी कर रहे थे लोग, बच्चे अपने, वो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन करेंगे और एसडीएम महोदय को ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति महोदय को। क्योंकि आपने देखा पिछले 3 और 4 वर्षों से सेना की भर्ती नहीं हुई है। सेना ने अभी भर्ती निकाली है अग्निवीरों की 4 साल की, तो वो एकमात्र छलावा है। इन बच्चों को ये लगता है कि वो जो सेना की अग्निवीर योजना है वो एकमात्र छलावा है। 4 साल बाद फिर ये बेरोजगार हो जाएंगे, उसके बाद ये जाएंगे तो जाएंगे कहां पर। हरिद्वार में हर की पौड़ी गंगा घाटों की सफाई अब आसान हो गई है। सफाई व्यवस्था के लिए राइड ऑन मशीन मंगवाई गई है। ये मशीन बैटरी से चलती है। स्टोरिंग के जरिए गंगा घाट पर एक व्यक्ति इसे घुमा फिरा सकता है। बड़े मेलों में होने वाली गंदगी से श्रद्धालुओं को निजात मिलेगी, जिससे वो स्वच्छ वातावरण में गंगा घाट पर स्नान कर सकेंगे। तो गंगा घाटों की सफाई अब और भी आसान हो गई है। हर की पौड़ी पर मशीन से गंगा घाटों को चमकाया जाएगा। राइड ऑन मशीन का अब उपयोग किया जाएगा। इस मशीन से काफ़ी सहूलियत होगी। उधम सिंह नगर में भी बरसात को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने लोगों से आंधी और बिजली में सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। आपको बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा उत्तराखंड में 15 से लेकर के 18 तारीख तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो वहीं उधम सिंह नगर जिले में भी 16 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक भारी बारिश और आंधी को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, जिसकी जानकारी जिला आपदा अधिकारी उमाशंकर नेगी ने दी। देहरादून द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें संभावना जताई गई है कि जनपद में 16 से 18 तक आकाशीय बिजली, झाड़ झक्कड़ या झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। बरसात की भी संभावना है। तो इसमें यथासंभव घर से बाहर ना निकला जाए और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे स्थानों पर खड़ा हुआ जाए जहाँ पर सेफ रह सके। बाढ़ चौकियाँ जो जनपद में गठित होती हैं वो एक्टिवेट कर ली हैं टीमें, जिसमें हमारी 29 बाढ़ चौकियाँ और 8 फ्लड कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। उसके अलावा हमें सारी जो रिसोर्स इन्वेंट्री है उसकी मैपिंग कर ली गई है और सभी को डायरेक्शन जिलाधिकारी महोदय से जारी कर दिए गए हैं कि जनपद में बने रहें और ऐसी स्थिति में कभी भी किसी भी आपदा के लिए अलर्ट रहें। उत्तराखंड में बाघ का आतंक जारी है। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी इलाके में बाघ ने एक श्रमिक को अपना निवाला बना लिया। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण हो रहा है, जहां मजदूर काम कर रहा था। तभी अचानक से उस पर बाघ ने हमला कर दिया। मजदूर का शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ एडवोकेट स्वर्गीय बसंत कनोडिया की होनहार सुपुत्री ने अपने पिता के सपने को साकार करते हुए एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके किच्छा का नाम रोशन कर दिया। वरिष्ठ एडवोकेट बसंत कनोडिया की होनहार सुपुत्री आस्था कनोडिया के डॉक्टर बनने से परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों ने आस्था कनोडिया को बधाई देते हुए सम्मानित किया और आस्था के उज्जवल भविष्य की कामना की। आस्था कनोडिया ने श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज भेजी भोजीपुरा बरेली यूपी से एमबीबीएस की परीक्षा पास की है। आस्था के डॉक्टर बनने की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। के सारे लोग बधाई देने घर पे आ रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी खुशी का माहौल है। आस्था के पापा का बहुत सपना था कि आस्था डॉक्टर बने। आज आस्था उनके सपने को पूरे करने जा रही है, आगे भी उनके सपनों को पूरा करेगी। घर में बहुत ही खुशी का माहौल है और हम सब बहुत खुश हैं और समाज के लोग सुबह से बधाई देने के लिए आए हुए हैं। मेरे परिवार में सभी लोग काफ़ी खुश हैं, यहाँ काफ़ी खुशी का माहौल है और इसकी शुरुआत मैंने अपने पिताजी की मदद से करी थी। उन्हीं की इच्छा थी कि मैं एमबीबीएस करूं और जिस तरीके से वकालत में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया, मैं भी चिकित्सा में अपना नाम कमाना चाहूँगी और फिर मैं यहाँ क्षेत्र की और अपने देश की सेवा करना चाहूँगी। कालागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में डायरिया के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में तीसरे दिन भी एंटी लार्वा फॉगिंग और सफाई अभियान चलाया गया। गांव में फैली गंदगी को जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। वहीं संक्रमण फैलने पर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें लोगों से कार्बेट के पके हुए आम ना खाने, गुनगुने और नींबू पानी पीने के साथ ही कुछ समय के लिए बाहर का खाना ना खाने की सलाह दी गई है। रुड़की में हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर झील की वजह से आने वाली बाढ़ और अन्य भूस्खलन आपदाओं पर एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर और जल संसाधन विभाग के कई एक्सपर्ट शामिल हुए। देश भर से आए बड़े वैज्ञानिकों ने सेमिनार में व्याख्यान दिए, जिसमें केदारनाथ त्रासदी से लेकर के अन्य आपदाओं के कारणों पर चर्चा की गई और इन आपदाओं से बचाव और रोकथाम पर विचार विमर्श किया गया। जिसमें एनटीपीसी का थर्मल प्लांट पावर प्लांट भी नुकसान हुआ था। तो ये मुख्य रूप से ग्लेशियर लेक बर्स्ट हैं, जो ग्लेशियर्स के कारण हिमालयन रीजन्स के अंदर सडनली वहाँ के लेक्स एक्सप्लोड कर जाते हैं और वहाँ पे उससे जो पानी बह के तेज आवेग के साथ नीचे आता है वो अन्य आपदाएं लेके आता है। उसको कैसे चिन्हित किया जा सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उनके ऊपर और उनसे और किन कंस्ट्रक्शंस के द्वारा बचाव किया जा सकता है और उनके लिए इन सभी पहलुओं में क्या क्या मानक निर्धारण किए जा सकते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में ही ये संगोष्ठी की गई है। और इसकी अभी इस संगोष्ठी के बाद हम अन्य रूप से भी हम पैनल की चर्चा करेंगे। जो भी ग्लेशियर लेक है वो उसमें सराउंडिंग एरिया से पिघलने की वजह से तापमान बढ़ता है, तो वो सराउंडिंग एरिया से पिघल करके पानी ग्लेशियर लेक में चला आता है और उससे उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से, उसकी डेप्थ बढ़ने से जो उसके किनारे हैं उनको क्षति पहुंचती है और वो जो भी लेक का पानी है बहुत तेज़ रफ्तार से नीचे आना शुरू हो जाता है। तो उसमें जो किनारे पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है, उसको डैमेज करता है। इस तरह का ये है कि ऐसे कौन से मानक हैं, इंडिकेटर्स हैं जिनका अध्ययन करके हम ये बता सकें कि ये जो ग्लेशियर लेक है आउटबर्स्ट होने के कगार पर है। तो ऐसे अगर हम इसका पता लगा सकें तो हम पहले से वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो इसी आधार पर मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है एक ऐसा कोड बनाएगा जिसमें कि इस तरह की जो भी अध्ययन हैं उनका सार प्रस्तुत किया जाएगा उसमें, जिसके आधार पर उचित उपाय किए जा सके त्रासदी होने के पहले। हरिद्वार की सिडकुल थाना पुलिस ने चोरी की योजना बनाते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। चारों के कब्जे से वारदात को अंजाम देने में काम आने वाले कई हथियार बरामद किए गए हैं। चारों आरोपी मोहम्मदपुर जट गांव के रहने वाले हैं, जो एक कंपनी के पास झुग्गी झोपड़ियों में चोरी की योजना बना रहे थे। पुलिस ने चारों को घेराबंदी करके पकड़ने में सफलता हासिल की है। चंबोली जिले के नारायण बगड़ इलाके में एक तालाब से महिला का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, जिसकी पहचान कर ली गई है। 34 साल की महिला भीला गणकोट की रहने वाली है, जो 16 मार्च से लापता थी। उसका शव अब तालाब में तैरता हुआ मिला। पुलिस ने मर्ग कायम करके जांच शुरू कर दी है।
जाने माने सिने अभिनेता हेमंत पांडे ने श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। इस दौरान श्री दरबार साहिब की आभा और देहरादून के इतिहास और नामकरण में श्री दरबार साहिब के महत्व को जानकर वो अभिभूत हो गए, जिसके बाद उन्होंने श्री दरबार साहिब के भित्ति चित्रों को भी करीब से देखा और उनके पौराणिक महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं उन्होंने श्री दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास महाराज से शिष्टाचार भेंट की, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हेमंत पांडे का उत्तराखंड से आत्मीयता का नाता है। उस समय समय पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास के लिए आते रहते हैं। हेमंत पांडे ने कहा कि श्री दरबार साहिब उत्तराखंड ही नहीं, देश की एक अनमोल धरोहर है। ऐतिहासिक, दार्शनिक और धार्मिक पृष्ठभूमि से जुड़ी इस अनमोल धरोहर के दर्शन कर वो धन्य हो गए। कालाढूंगी में जिला अध्यक्ष ताराचंद्र झिल्डियाल की अध्यक्षता में लेखपाल संघ की बैठक हुई। जिले भर से आए लेखपालों ने कार्य क्षेत्रों में अतिरिक्त सर्कल हटाए जाने की मांग की। जिलाध्यक्ष ने बताया कि तहसील में लेखपालों की कमी है, जिस कारण एक लेखपाल के पास 2 से 3 सर्कल हैं, जो लेखपालों की परेशानी का सबब बना हुआ है। अगर सरकार 10 दिनों के अंदर नहीं मानती है तो अतिरिक्त सर्कल के काम का बहिष्कार किया जाएगा। राज्य गठन के बाद से ही एक तो हमारे लेखपाल क्षेत्रों का पुनर्गठन नहीं हुआ है, लेकिन 2000 से लेकर अब तक 2022 तक लगातार जो जनसंख्या घनत्व बढ़ा है तो उसका प्रभाव हमारे लेखपालों पर पड़ा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 20 सालों से प्रत्येक लेखपाल अपने मूल क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त लेखपाल क्षेत्रों पर भी काम कर रहा है। तो लगातार लैंड रिकॉर्ड्स के मामले हों या हमारे सर्टिफिकेट्स के मामले हैं, सेवा का अधिकार है, सीएम हेल्पलाइन है, विभिन्न आयोगों के जो मामले हैं वो समय से हम निस्तारित नहीं कर पा रहे, तो जिससे कहीं ना कहीं जनता का भी काम समय से नहीं हो पा रहा है और उसका एक प्रतिकूल प्रभाव कहीं ना कहीं समाज पर पड़ रहा है। तो हम सरकार से यह अपेक्षा कर रहे हैं, सरकार से हमारी बहुत पुरानी मांग है कि लेखपाल क्षेत्रों का जल्द पुनर्गठन हो। देहरादून के खोदरी पावर हाउस की मशीन में अचानक से आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। यमुना वैली के जनरल मैनेजर मोहम्मद गुलशिफा ने बताया कि आग में एक मशीन जल गई है, 3 मशीनें सुरक्षित हैं। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अधिकतम डैमेज को कितना हुआ है उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसके बाद बताएंगे। आग अभी बुझ गई है और स्थिति नियंत्रण में है। बाकी जो मशीनें हैं, 3 मशीनें, उनको चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी जो है उत्पादन स्टार्ट हो पाए, ये प्रयास है फिलहाल। तो बहाल करने के लिए तो किस तरह के सोल्यूशन हम लगाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। सूचना मिली थी कि ये पावर हाउस का जो ट्रांसफार्मर है इसमें आग लग रही है, तो हमारी विकासनगर की डाकपत्र की जो फायर यूनिट है वो यहाँ पे एक गाड़ी लेके आए। जब मौके पे देखा तो काफ़ी ज़्यादा आग थी। तुरंत उन्होंने दूसरी गाड़ी बुलाई। मेरे द्वारा सेलाकुई फायर स्टेशन से और देहरादून फायर स्टेशन से एक फायर टेंडर और भेजा गया। इनका जो हाइड्रेंट था उसने थोड़ा देर तक कार्य किया और काफ़ी हद तक आग को कंट्रोल करके आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। आग का नुकसान तो अभी जांच के उपरांत बताया जाएगा। अभी तो संभावना ये हो रही कि अंदर इनका कोई डक्ट था जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और धमाका होने से वो ट्रांसफार्मर में आग लगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से, जहां पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वन विकास निगम के उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए अपनी सीट चंपावत छोड़ दी थी। कैलाश गहतोड़ी को विधानसभा सीट छोड़ने का इनाम मिला है। कैलाश गहतोड़ी के समर्थकों ने सीएम का धन्यवाद भी किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है राजधानी देहरादून से, जहां कैलाश गहतोड़ी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैलाश गहतोड़ी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। बिल्कुल दिव्यांशु, देखिए कैलाश गहतोड़ी वही विधायक थे जिन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ी थी और मुख्यमंत्री ने वहां से उपचुनाव लड़ा था। और अब उस उपचुनाव को जो सीट उन्होंने छोड़ी उसका फायदा उनको आज इस रूप में मिला है कि उनको आज राज्य मंत्री का दर्जा देने के साथ ही उनको वन विकास निगम का अध्यक्ष यहाँ पर बना दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से उनको दिया गया है और जाहिर तौर पर ये तोहफा दिया भी जाना चाहिए था, क्योंकि एक तो उन्होंने सीट यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए छोड़ी थी और दूसरी सबसे बड़ी बात, उन्होंने
कंधे से कंधा मिलाकर चंपावत के तमाम इलाकों में जाकर मुख्यमंत्री के लिए कन्विंसिंग की, मुख्यमंत्री के लिए प्रचार भी किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस दिन मुख्यमंत्री चुनाव जीतकर देहरादून आए थे उस दिन वो उनके साथ मौजूद नहीं थे, यानी वो जनता का धन्यवाद, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में यहाँ पर जनता का धन्यवाद अदा कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री और पूरा संगठन इस बात को बखूबी जानता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, उन्होंने अपनी विधायिका को छोड़ा मुख्यमंत्री के लिए, और आज नतीजा ये हुआ कि आज उनको इस नतीजे का फल दर्जा मंत्री के रूप में प्राप्त हुआ है। जी शिवांश। बिल्कुल कैलाश जी, यहाँ पर ये भी गौर करने वाली बात है कि उन्हें वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी कही जा सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में देखा जाए तो वन अधिक मात्रा में है और वन विकास निगम का चूंकि उनको अध्यक्ष बनाया गया तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधे पर। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही अहम ये निगम है, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से राजस्व की अगर बात की जाए तो राजस्व से जुड़ा ये इस निगम को माना जाता है। और यहाँ पर हमेशा ही किसी भी सरकार की मैं बात करूं, अपने खास लोगों को इस निगम में यहाँ पर बिठाने का काम सरकारें करती रही हैं। और इस वक्त मैं समझता हूं कि जो मेहनत यहाँ पर जो कैलाश गहतोड़ी ने की है, जो बलिदान उन्होंने अपना दिया है, तो जाहिर तौर पर उनको इस तरीके का तोहफा, इस तरीके का उपहार मिलना स्वाभाविक था। और एक और जहां उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती और फौरन। कैलाश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर है राजधानी देहरादून से, कैलाश गहतोड़ी वन विकास निगम के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार विपक्ष के सवालों में फंसती जा रही है। पहले सरकार ने गैरसैंण के बजाय देहरादून में बजट सत्र आयोजित किया था। अब बजट सत्र 20 जून के बजाय 17 जून को ही समाप्त किया जा रहा है। सत्र की अवधि को कम कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इसकी पुष्टि कर दी है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इसे लेकर के विपक्षी विधायकों ने विरोध किया है। बैठक जब 14 जून को हुई तो उस दिन ये आम सहमति बन गई थी कि सदन जो है 20 तारीख तक चलेगा। लेकिन अभी जब कार्य मंत्रालय की बैठक हुई, उस कार्य मंत्रालय की बैठक में जिस तरीके से सरकार अडिग है और चाहती है कि कल जो है सत्र का अवसान हो जाए, तो हमने कार्य मंत्रालय में इस बात का विरोध किया कि भाई जो सत्र की अवधि है वो निश्चित रूप से जो है 20 तक होनी चाहिए। कार्य मंत्रणा की बैठक हुई है, उसमें आज तक का हमारा निर्णय हो गया था, तो कल तक ही अब सत्र रहेगा और बजट पे चर्चा जैसे आज भी जारी रहेगी। उसके बाद जो हमारे ग्रांट्स होते हैं उसकी भी आज वो भी आएगा सदन में, कट मोशन भी आएंगे। तो इस तरह से कार्य मंत्रणा में ये निर्णय हुआ कि 17 तक सत्र चलेगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क का दिल कहे जाने वाले ढिकाला जोन को टूरिस्ट के लिए आज से बंद कर दिया गया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के घनत्व के लिए जाना जाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में बाघों की संख्या 242 है और पक्षियों की 585 प्रजातियां पाई जाती हैं। रेंजर राज चक्रायत ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश विदेश से सैलानी अमूमन टाइगर देखने आते हैं। जंगल के राजा को अपनी मस्ती में घूमते देखकर टूरिस्ट को बड़ी खुशी होती है। पार्क का खूबसूरत वातावरण और पक्षी विशालकाय हाथियों के बड़े बड़े झुंड, हिरण, बारहसिंगा सवार काकड़ आमतौर पर देखे जा सकते हैं, जिसे लेकर हमारे संवाददाता सलीम अहमद ने खास बातचीत की रेंजर राज चक्रायत से। इंडी24 और हम इस समय मौजूद हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क का दिल कहा जाने वाला ढिकाला जोन में, जिसको आज 15 तारीख से आज इसको टूरिस्टों के लिए बंद किया जा रहा है। और इसी को लेकर के हमारे साथ यहाँ रेंजर साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका इंडी24/7 में। सर, यहाँ जो आज टूरिस्टों के लिए ढिकाला जोन को बंद कर दिया गया है, जो टूरिस्ट यहाँ पे अब की बार आए, कैसा अनुभव रहा उनका? उनकी आपसे कुछ किस तरीके की वार्ता हुई, क्या कहा उन्होंने इस पार्क के बारे में? देखिए, हम तो लगभग हर किसी टूरिस्ट से यहाँ पे मिलते हैं और क्या टूरिस्ट से मिलते हैं। टूरिस्ट का हर कोई टूरिस्ट को यहाँ पे अच्छा लगता है, क्योंकि इसका लैंडस्केप जो है बहुत अच्छा है कॉर्बेट का। इसके बराबर अच्छा लैंडस्केप कहीं भी नहीं है। और कोई भी टूरिस्ट ऐसा नहीं कि जिसने यहाँ पे टाइगर ना देखा हो। कोई ऐसा टूरिस्ट होगा जिसने कि टाइगर ना दिखा हो। और हमेशा 15 नवंबर को खुलता है और 15 जून को बंद होता है। सर, टाइगरों के घनत्व के लिए जाना जाता है ढिकाला जोन, कितनी संख्या है यहाँ पे टाइगरों की? टाइगरों की संख्या यहाँ पे 242 के लगभग है। और सर, जो पंछी यहाँ पे पाए जाते हैं, कई 100 प्रकार की प्रजातियां, सर एग्जैक्ट कितनी प्रजातियां यहाँ पे पंछियों की पाई जाती हैं? देखिए, इंडिया में 1280 प्रकार की प्रजाति हैं, जिसमें कि 585 प्रकार की प्रजाति कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है।
चिड़ियों की। तो देखिए, ये हमारे साथ यहाँ ढिकाला जोन के रेंजर साहब मौजूद थे। इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो टाइगरों की जो संख्या है बहुत अधिक मात्रा में टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं और अब जो है ये ढिकाला जोन टूरिस्टों के लिए आज से बंद कर दिया गया है। 15 नवंबर को इसको खोला जाएगा टूरिस्टों के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।